नमस्कार साथियों। ये सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये है अपराजिता का पौधा। अपराजिता की बेल है, ये देखिए। एक स्टिक से इसको हमने सहारा दिया हुआ है और ये ऊपर चढ़ती जा रही है। ये जो अपराजिता की बेल है, हमने एक स्कूल में लगी हुई थी, वहाँ पे उसमें फली आ रही थी। उसके कुछ बीज लाके इस पोट में बो दिए और देखिए आसानी से हो गई। और ये पोट में और भी पौधे लगे हुए थे, जैसे 9 o'clock है, हमारा गुलाब है, उसके साथ ही लगा दिया था। अब ये इसमें आसानी से चल गई। तो इस तरह हमने 2 पोट में ये पौधे लगाए और बड़े अच्छे चल रहे हैं एकदम। इनकी ग्रीनरी देखिए, इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल देखिए कितना पर्याप्त मात्रा में है और ये अपना भोजन बना रहे हैं और इनके अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन कुछ पौधे हम जो, ये देखिए इसका कलर देखिए, ये दूसरा पोट है हमारा और ये कितना बढ़िया इसमें चल रहा है। ये एकदम ग्रीन ग्रीन कलर पत्तियों का है। कुछ पौधे हम लेके आए थे डायरेक्ट नर्सरी से और उसमें ध्यान नहीं दिया और उसमें अटैक था सफ़ेद मक्खी का। सफ़ेद मक्खी यानी उसको वाइट फ्लाई कहते हैं। देखिए ये पौधे जो आप देख रहे हो, ये पौधे हम लेके आए थे नर्सरी से। तो साथियों, जब भी नर्सरी से आप कोई पौधा लाएं तो उसको बड़े ध्यान से देखिए, नहीं तो वो आपके गार्डन का पूरे का नुकसान कर सकता है। और इसमें वाइट फ्लाई का अटैक था, उसमें उस समय कम था, दिख नहीं रहे थे। इस वाइट फ्लाई को स्नो फ्लाई या सफ़ेद मक्खी भी कहते हैं। और ये रस चूसने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो एकदम से दिखाई नहीं देते। ये एक्चुअली इसको वाइट फ्लाई बोलते ज़रूर है, लेकिन ये फ्लाई नहीं है, मक्खी नहीं है, तरल पदार्थ ये छोड़ते हैं। जब इसको कई नुकसान इससे होते हैं वाइट फ्लाई से। एक तो देख ही रहे हैं क्या हालत कर दी इसकी पौधे की। जो ग्रीनरी थी वो सब ख़त्म कर गई, सब चूस, ये रस चूसने वाले होते हैं, सब रस चूस लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये इसका रस चूस लेंगे। एक तरल पदार्थ हनी ड्यू छोड़ते हैं जिस पे फंगस उगाता है और ये वायरस को फैलाता है। तो जो काला जो हमारा फंगस है, ब्लैक मोल्ड, वो तो हो ही जाएगा जब इसमें आप हनी ड्यू छोड़ेंगे। और इससे जब रस चूस लेते हैं तो उसका प्रकाश संश्लेषण जो है, जो फोटोसिंथेसिस, वो एकदम प्रभावित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो भोजन नहीं बनता, पौधा एकदम बीमार कमज़ोर हो जाता है। तो ये देख रहे हैं पत्ती के ऊपर ये वाइट फ्लाई के दिखाए मैंने, जो हमारे इन पत्तियों पे, अपराजिता की पत्तियों पे ये बुरी तरह लगी हुई थी। तो ये बहुभक्षी प्रकृति का कीट है और बड़ी गर्मियों में तो बड़ी संख्या में ये प्रजनन करती है। उपज कम हो जाती है इसमें 50 से 80% उपज इसकी फसलों की कम हो जाती है। और ये जो हमारी सब्जियों वाली फसलों में, सभी में, गार्डन की जितनी भी फसलें हैं सभी में लगता है। हमारे यहाँ ये इन्हीं 2 पौधों में। तो सबसे पहले काम हमें ये करना होता है, जिन पौधों में ये कीट लगा है वो उस गमलों को एकदम अलग कर दीजिए, अलग ले जाइए और अलग रख दीजिए। वहाँ पे इसको ट्रीटमेंट करना। हमने यही किया सबसे पहले, उनको अलग कर दी। ये जो है ना मिली बग, जो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था मिली बग पे, उसी का रिश्तेदार इसको मानिए। इसकी भी प्रकृति रस चूसने की है, उसकी भी रस चूसने की। एफिड, मिली बग और हमारा वाइट फ्लाई, ये तीनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। एक ही इनकी तरीका है कि रस चूस लेते। लेकिन इसने क्या किया, वाइट फ्लाई ने, जो हमारे कीटनाशक होते हैं ना, उनसे प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर पैदा कर ली। ये एक दवाई से तो मरता ही नहीं है, कई तरह के इसमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं दवाइयों के, तब ये एक्चुअली मर पाता है। तो इसके लिए वार्म वेदर ज़रूरी है। पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं और जब अंडे नीचे देते हैं तो उससे निम्फ निकलता है और सबसे ज़्यादा नुकसान देता है ये निम्फ। वाइट फ्लाई तो अगर 20% नुकसान देती है, तो निम्फ जो 80% नुकसान पहुंचा देता। ज़्यादा चलता नहीं है, अंडों से निकलते थोड़ा बहुत घूमेगा और जहाँ भोजन की व्यवस्था होगी वहीं रुक के लगातार फिर भोजन करता रहेगा, रस चूसता रहेगा। तो इस पे ये मैंने बताया कि हनी ड्यू छोड़ता है, रस चूसता है और हनी ड्यू छोड़ता है, जिस पे चींटियाँ उटियाँ और कीट रस खाने के लिए रोज़ आ जाते हैं। और ये वायरस को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे, जिससे लीफ कर्ल वायरस हो जाता है। अब इसके रसायन के बजाय इसके नेचुरल जो एनिमी है, नेचुरल इसके दुश्मन है, इसके दुश्मन भी बहुत सारे हैं। तो जैसे लेसविंग होता है, लेसविंग इसका दुश्मन है। बिग आइड बग्स होते हैं, माइन्यूट हमारे पायरेट बग्स होते हैं, लेडी बीटल है, बीटल बग है,
इसके अलावा डैमसल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये इसके जो है बायोलॉजिकल दुश्मन है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हमें पहले करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। रासायनिक एकदम से लास्ट में हमें लेना, और रासायनिक नियंत्रण बड़ा मुश्किल नियंत्रण होता जा रहा है इस वाइट फ्लाई के लिए। तो इसके लिए हमें जो आपने इसमें एक परावर्तक मल्च बिछा देना चाहिए जो दूर भगा देता है। तो पहला काम तो हमें ये करना होता है कि सबसे अलग कर दीजिए पौधों से। दूसरा, एक पीला चिपचिपा जाल जिस पे ना ग्रीस व्रीस लगा हो उसको लगा दीजिए, वो भी कंट्रोल करता है। और येलो स्टिकी जो हमारी स्ट्रिप्स आती हैं, येलो स्टिकी स्ट्रिप्स अगर इसके ऊपर लगा दें तो उससे हमें पता लग जाता है कब लग गया वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई अगर वैसे आंखों से देखो मक्खी की तरह नहीं होता, ये इतना बड़ा नहीं होता। जब आप पौधे के पास जाएंगे तो एकदम से बहुत सारे मच्छर से उड़ेंगे, बारीक बारीक, आपकी हमारी समझ में ही नहीं आता कि है क्या। तो वो उड़ेंगे तो समझ लो अटैक हो गया इसका। और बहुत तरह झुंडों में एक तरह बादल सा बना देते हैं जब उड़ते हैं। तो इनको जब परेशान होते हैं तो एकदम से सारे उड़ेंगे, बादल से बन के उड़ जाता है। तो ये सफ़ेद मक्खी ना पंखों वाले कीड़े होते हैं, मुलायम शरीर होता है इनका। और मैंने बताया मिलीबग और एफिड के रिश्तेदार हैं ये। और जो हमारा हेमिप्टेरा से संबंधित है, ये वास्तव में मक्खियाँ नहीं है, पत्तियों के नीचे समूहों में पाई जाती हैं और दिन में सक्रिय रहती हैं। इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। इनके युवा जो रहते हैं वो पत्तियों के नीचे ठंड में शीतकाल अपना पत्तियों के नीचे बिताते हैं, और बसंत में वयस्क इसमें ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उनके नीचे 200 से 400 अंडे दे देती हैं। और 5 से 10 दिन में इनके अंडे फूट जाते हैं, उनसे नींफ निकल आती है। यही सबसे खतरनाक है नींफ थोड़ा बहुत ही खिसकेगा, इधर उधर क्रॉल करता है वो, और उधर जहाँ उसे भोजन मिलता फिर वहीं जम जाता है और खाना खाता रहता है। और ये जो रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है ना, इसमें 25 दिनों में इसमें सफ़ेद मक्खी अंडे से निकल के फिर एडल्ट बन जाती है, और एडल्ट 102 माह तक जीवित रहता है। सजावटी फूल जितने हमारे हैं, गर्मी की सब्जियां हैं, उनमें सब पे अटैक करता है ये। जैसे हमारी पात गोभी, ब्रोकली, गुड़हल, पिटूनिया, गुलाब, खीरा, इन सब पे ये अपने अंडे देते हैं और उनसे लार्वा निकल के रस चूसना शुरू कर देते हैं। तो एक तो वही जो मैंने बताया पीला चिपचिपा जाल इन पे ऊपर लगाइए, बहुत तेज़ जैसे कहते हैं ना तेज़ पानी छिड़किए, इनके धार मारिए। लेडी बग अगर हों वहाँ उनको आश्रय दीजिए। लेडी बर्ड है, हमिंग बर्ड है, चिड़ियाँ जो होती हैं उनको आश्रय दीजिए, वो इनके प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, प्राकृतिक शिकारी होते हैं इनको। तो लेडी बग है, लेसविंग है, डेमसल फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, इनको आश्रय देने की ज़रूरत है। फूल वाले पौधे लगाइए, उन पे आते हैं ये। और इसके अलावा एल्यूमिनियम की रिफ्लेक्टिव मल्च लगा दीजिए। नीम ऑयल का ना सुरक्षात्मक हमें स्प्रे करते रहना चाहिए अपने पौधों पे। और नीम ऑयल जब आप लेके आएँ तो ऐसा हो कि 10,000 से 15,000 ppm वाला नीम ऑयल लाइए। ज़्यादा का मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 10,000 से 15,000 के ppm का नीम ऑयल वो अच्छा काम करता है। और क्योंकि इनके अंदर कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, प्रतिरोधी हो गए हैं ये केमिकल जो हमारे कीटनाशक होते हैं। तो अपने पौधों को हमें स्वस्थ रखना है, उनका निरीक्षण करते रहना, नियमित उनको जांच करते। पत्ती के नीचे हमें देखना चाहिए, नीचे अंडे देते हैं ये। और काली काली पत्ती अगर वो लगने दिखाई देने लगे तो समझ लो चींटियों का अगर वहाँ घूमती दिखाई दे, समझ लीजिए ये आ गई है कहीं ना कहीं वाइट फ्लाई। ये छेद करने वाले ये रस चूसने वाले इनके मुखांग होते हैं, और पत्तियाँ जो चिकनी होती हैं ना, मुलायम सी होती हैं, उनमें चिकनी मुलायम पत्तियाँ इन्हें बहुत पसंद है, जिसमें आसानी से ये छेद कर लेते हैं, रस कर लेते हैं। और मैंने बताया इनको अलग कर दीजिए उन पौधों से 2-3 सप्ताह के लिए। इनका जो जनरली जो जीवन चक्र होता है वाइट फ्लाई का, ये बसंत ऋतु में बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं और अंडों के नीचे ये पत्तियों के नीचे अंडे दे देते हैं, और 5-10 दिन में इनसे शिशु निकल आते हैं। और 2.5 से 5 सप्ताह में ये वयस्क होने तक अपना ये रस चूसते रहते हैं। 1-2 माह इसका वयस्क तो जीवित रहता है। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया येलो स्टिकी ट्रैप जो होते हैं पौधों के ऊपर अगर लगा दें तो उससे हमें पता लग जाता है, उस पर चिपक जाते हैं कि ये इसमें अटैक हो गया है।
इसका एक ईटीएल लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसमें हम ये कहते हैं तब तक हमें रसायन नहीं छिड़कना। अगर एक पत्ती पे 5 से 10 आपको ये दिखाई देने लगे, इससे ऊपर हो जाए, तभी हमें दवा का छिड़कना है। कि एक पत्ती पे इनकी संख्या 5 से 10 से ऊपर हो गई तो हमें दवा छिड़कनी। तो इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है उसको 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या बुप्रोफेजिन है 25% एससी में आती है, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क देते हैं। या फिफ्रोमिल है 5% एससी में 600 से 800 ml प्रति एकड़। और येलो स्टिक ट्रैप इसके पहचान के लिए हम लगा दें और इनको अलग रख दें तो ये इसका रुक जाती है। हालांकि जो एक टेक्निकल है उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाती है इनको रोक पाना, और इनको हमें 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहना पड़ेगा। अगर फंगस लग गया है तो ब्यूवेरिया बेसाना जो फंगस हमारी है लाभदायक, उसको हमें अपने खेत में डालना होगा। ये छोटे पंख वाले बहुत ही बारीक बारीक कीड़े होते हैं और पत्ती के नीचे घर बसाते हैं। इनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी हो सकती हैं एक साथ एक पत्ती के नीचे। तो कुछ लोग प्याज और लहसुन के पौधे लगा देते हैं जिनकी गंध से नहीं आते। प्याज और लहसुन में गंध आती है। जहरीली दवाइयों से इसने प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है। तो एक दवाई से काम नहीं करता, 2-2, 3-3 टेक्निकल हमें आपस में मिलाने पड़ते हैं, जैसे कि डाइफेंथुरोन, पायरिप्रोक्सीफेन, इन दोनों को मिला के और इनका 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें तो तब ये असरदारक होती है। एक कॉम्बिनेशन में इसमें काम नहीं बन पाता, जैसे स्पाइरोटेट्रामेट के साथ इमिडाक्लोप्रिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की दवा को 2 ml प्रति लीटर स्प्रे करें तो तब ये कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन हमें प्रिकॉशनरी मेजर नीम ऑयल को अपनाना है। नीम ऑयल को हमें जो 10,000 से 15,000 का ppm का होता है 2 ml प्रति लीटर लेके 15 से 20 दिन के अंतर पर, अटैक से पहले ही हमें इसका स्प्रे करते रहना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कपास, टमाटर, ककड़ी, खरबूज, ऐसी फसलों में हमारे बागवानी की फसलों में बहुत तेज़ी से अटैक करता है। इसके अडल्ट से ज़्यादा इसका निम्फ नुकसान पहुंचाता है, तो इसके लिए इसे अलग कर दीजिए। येलो स्टिकी ट्रैक पर लगा दीजिए, जिससे हमें पता लग जाए इसका नुकसान शुरू हो गया है। तो ये हम अगर ध्यान रखेंगे तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो बड़ा ही खतरनाक कीट है, तो निगरानी करना बहुत ज़रूरी। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।